हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे चंडीगढ़ पीआरटी क्लास नंबर 1 है, जिसके अंदर हम क्लास 10th का चैप्टर करने वाले केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। जैसे कि हमें पता है चंडीगढ़ पीआरटी के अंदर मोस्टली जो क्वेश्चंस थे वो 9 और 10th की एनसीईआरटी से पूछे गए थे। तो ये जो नोट्स हैं ये 9, 10th की एनसीईआरटी के नोट्स हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पॉइंट दिया गया है कि द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक केमिकल रिएक्शन ने टेक प्लेस किया है। तो सबसे पहले उसके चेंज इन स्टेट दिखेगा। जो इसका स्टेट था, मान लीजिए कि वो सॉलिड थी, लेकिन अब वो सॉलिड नहीं रहेगी। अगर उसमें केमिकल चेंज हुआ है तो उसकी स्टेट चेंज हो सकती है, लिक्विड में, गैस में, किसी में भी। चेंज इन कलर, उसके कलर में भी हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। चेंज इन टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर में भी चेंजेस हो सकते हैं। और इवेल्यूशन ऑफ अ गैस, अगर उसमें से कोई गैस निकल रही है तो इसका मतलब है कि वहां पर केमिकल रिएक्शन ने टेक प्लेस किया है। तो इसका मतलब क्या है कि ये चारों ही चीजें होनी चाहिए क्या एक केमिकल रिएक्शन में? नहीं, इनमें से कोई भी अगर एक चीज हुई है कि उसने अपनी स्टेट को चेंज कर दिया, उसने अपने कलर को चेंज कर दिया, या फिर उसमें से एक गैस का इवोल्यूशन हुआ, एक गैस निकली है उसके अंदर से, या फिर उसके टेम्परेचर में चेंज हो गया, तो हम उसको कहेंगे कि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। इसके अंदर क्या कहा गया है कि इट स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो हम ना तो मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर। द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। जो मास हमारे केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट्स में है वही हमारे रिएक्टेंट्स में भी होना चाहिए। मतलब कि मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर 2H था और हमने इसको किसी के साथ रिएक्ट कराया, तो जो H की क्वांटिटी होगी अभी भी 2 ही रहनी चाहिए, चाहे वो 2 यहाँ पर हम लगाए या फिर यहाँ पर लगाए। इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए। जितना रिएक्टेंट के अंदर मास है उतना ही प्रोडक्ट के अंदर मास होना चाहिए। ये बताया है हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ने। The symbolic representation of a true chemical change or reaction is called chemical equation। तो जब हम symbolic representation कर देते हैं, symbols के थ्रू representation कर देते हैं एक chemical change की, तो उसको हम कह देते हैं chemical equation। मान लीजिए कि हमने ऐसे लिखा कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हमें क्या दे रहा है? वाटर दे रहा है। अब ये क्या किया हमने? ये केमिकल चेंज था। अब हम इसे एक इक्वेशन की तरह लिख दे, 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। तो अब हमने इसका क्या कर दिया? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर दिया। तो ये क्या कहलाएगी? अब केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। अब तो जब हम किसी केमिकल चेंज को इक्वेशंस के थ्रू या फिर हम कहें सिंबल्स के थ्रू लिख देते हैं तो उसको हम केमिकल इक्वेशन कहलाते हैं। उसके बाद में आता है वर्ड इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। तो वर्ड्स के थ्रू हम कैसे लिख रहे हैं? जैसे मैंने ऊपर लिख के आपको दिखाया कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमने वर्ड्स के थ्रू लिखी है, लेकिन इसी को अगर हम सिंबल्स में लिख देते तो इसको हम केमिकल इक्वेशन बोल देते। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इज इन द रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। तो जो केमिकल चेंज के अंडर गो गए हैं, हमारे पास यहाँ पर वाटर था और ऑक्सीजन थी, इनके अंदर कुछ हमने चेंज किया, इनमें केमिकल चेंज हुआ है, तो इनको हम क्या कहेंगे? ये है रिएक्टेंट्स। इनके अंदर हमने रिएक्शन करवाई है। और द न्यू सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज द प्रोडक्ट। और जो नया सब्सटेंस बना था हमारे पास वाटर, वो क्या बन गया? हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो जैसे ये इक्वेशन दी गई है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये हो गए हमारे रिएक्टेंट्स, और जो नया प्रोडक्ट बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो हो गया हमारा प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट आता है केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल बाय यूजिंग केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। तो ये पॉइंट तो हमने पहले ही देख लिया कि पूरे नेम्स लिखने के बजाय अगर हम सिर्फ इनके केमिकल फॉर्मूलाज लिखें तो ये ज्यादा अच्छे तरीके से छोटी फॉर्म में हम रिएक्शन को समझा सकते हैं। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन। द केमिकल इक्वेशन फॉर द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज। तो यहाँ पर जो हमने लिखी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको हम छोटे फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारे क्या हो गए? रिएक्टेंट्स
क्योंकि केमिकल चेंज इनके अंदर हो रहा है, ये चेंज हो रहे हैं, और नया जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है ये 2MgO हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हम अलग अलग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को समझेंगे। अब सबसे पहली है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कोई दो सब्सटेंसेस कंबाइन होते होंगे और फिर एक सब्सटेंस बनता होगा। तो अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा था ना कि 2 या 2 से ज्यादा जो सब्सटेंसेस हैं वो मिलेंगे और एक सिंगल सब्सटेंस बना देंगे, तो उसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसके बाद में ये एग्जांपल दिए हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कि 2H2 प्लस O2, 2 चीजें मिली, बनाई उन्होंने सिर्फ एक चीज 2H2O, वाटर बना दिया। N2 प्लस 3H2, यहां पर भी 2 थे रिएक्टेंट्स हमारे पास, हमें प्रोडक्ट कितना मिला, एक। C प्लस O2 गिव्स CO2, दो रिएक्टेंट्स को मिलाकर एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, वो होगी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस एग्जाम के अंदर हमसे पूछ सकते हैं कि 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, तो ये कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है, तो हमें टिक करना होगा ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। द कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच अ न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सिंथेसिस रिएक्शंस। तो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ये 2 हो गए और इससे एक हमें प्रोडक्ट मिल गया। इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ सिंथेसिस रिएक्शन भी कह सकते हैं कि 2 लोग मिल गए, 2 कंपाउंड्स मिल गए और उसके बाद उन्होंने एक प्रोडक्ट बना दिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 कंपाउंड्स, 2 कंपाउंड्स के बीच में कॉम्बिनेशन हुआ और एक नया प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा। CaO क्विकलाइम प्लस H2O गिव्स CaOH ट्वाइस एक्वस स्लेग्ड लाइम प्लस हीट। तो अब यहाँ पर एक नया कंसेप्ट देखने को मिला हमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर कि यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो ये हीट प्रोड्यूस हो रही है तो इसका भी कुछ नाम होगा। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जहां पर हीट प्रोड्यूस होती है वहां पर आएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद में हम देखेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। A chemical reaction in which a single compound decomposes into 2 or more simpler substances, elements or compounds is called an decomposition reaction। तो जो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर देखा था कि 2 सब्सटेंसेस मिलकर एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसके अंदर सिंगल कंपाउंड होगा, रिएक्टेंट जो है वो सिंगल होगा और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो 2 या 2 से ज्यादा बनेंगे। तो ये बिल्कुल अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो हमसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट होती है, तो हम टिक करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें रिएक्टेंट तो सिंगल है बट जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो 2 या 2 से ज्यादा है। The decomposition reactions are endothermic reactions as they require energy in the form of heat, light or electricity. Due to this fact, decomposition reactions are of 3 types. तो यहाँ पर क्या कहा गया कि ये एंडोथर्मिक है। अभी ऊपर हमने कंसेप्ट क्या पढ़ा था, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक जिसको हीट जो रिलीज कर रहा हो, लेकिन एंडोथर्मिक वो है जिसको हीट चाहिए। क्यों? क्योंकि सिंगल कंपाउंड को अगर हमें तोड़ना है तो हमें कोई ना कोई एनर्जी तो चाहिएगी। तो एनर्जी चाहिएगी तो हीट एनर्जी भी हो सकती है, वो कोई भी एनर्जी हो सकती है, तो उसको हम कहेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ है इसके अंदर। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। CaCO3 लाइमस्टोन हीट करने पर हमें देगा क्विक लाइम और CO2 गैस। ऐसे ही 2PbNO3 ट्वाइस लेड नाइट्रेट हीट करने पे हमें देगा 2PbO लेड ऑक्साइड प्लस 4NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर रिएक्टेंट सिंगल है लेकिन जो प्रोडक्ट बने वो 2 बने। यहाँ पर भी रिएक्टेंट सिंगल है, प्रोडक्ट बने 3। तो ये कौन सी हो गई? ये हो गई डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिसिस, इट इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन ब्रॉट अबाउट बाय लाइट। तो फोटोलिसिस का प्रोसेस हमसे पूछ सकता है कि फोटोलिसिस क्या है। तो जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। एंडोथर्मिक प्रोसेस हमने पढ़ा था ना, तो हीट की जगह हम सनलाइट भी यूज कर सकते हैं, लाइट भी यूज कर सकते हैं। तो जब हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन में लाइट को यूज करेंगे अपने रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे फोटोलिसिस। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2AgCl सनलाइट के अंदर जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये हमें देगा 2Ag प्लस Cl2। अब इसके बाद में थर्ड रिएक्शन आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। A reaction in which a more active element displaces less active elements from its compound present in dissolved state is called a displacement reaction। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, dissolved state। तो ये
पानी या किसी सॉल्यूशन के अंदर घुले होंगे तभी ये रिएक्शन होगी। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें जो एक्टिव एलिमेंट है, जो ज्यादा एक्टिव एलिमेंट है, वो जो लेस एक्टिव एलिमेंट है जिसके अंदर आयंस कम है उसको डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह ले लेगा। तो हीरो कौन हो जाएगा यहाँ पे? जिसके अंदर ज्यादा आयंस है, जो ज्यादा एक्टिव एलिमेंट है। तो वो जो है वो लेस एक्टिव एलिमेंट को हटा देगा वहां से और उसकी जगह ले लेगा। और ये किसके अंदर होगा? ये डिसॉल्व स्टेट के अंदर होगा, कोई एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये चीज होगी। अ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, और अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल इन एक्वस सॉल्यूशन। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये पानी या फिर किसी सोल्यूबल चीज के अंदर ये रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसमें जो ज्यादा ताकतवर कह सकते हैं या फिर हम कहें ज्यादा एक्टिव जो है वो लेस को, आलसी को वो हरा देगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं Zn जिंक प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट। तो अब यहाँ पर जो था कॉपर सल्फेट जिंक के साथ मिल गया, तो इन्होंने एक एक्वस सॉल्यूशन बनाया ZnSO4 का जिंक सल्फेट के साथ, और कॉपर को इन्होंने अलग छोड़ दिया। ठीक है, तो अब इसके बाद में हमारी नेक्स्ट रिएक्शन आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। A chemical reaction in which there is an exchange of ions between the reactants to give new substance is called a double displacement reaction. The two reactants are generally water soluble. तो उसमें हमें चाहिए था वाटर, एक्वस सॉल्यूशन में होगी, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में जो भी चीजें होंगी वो वाटर में सोल्यूबल होगी, जो भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कहा कि जो आयंस है, जो उनकी पावर है केमिकल एलिमेंट्स की, वो एक्सचेंज हो जाएंगे, उनके आयंस चेंज हो जाएंगे और एक नया कंपाउंड, नया प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या हो रहा था? डिस्प्लेसमेंट के अंदर हो रहा था कि जो एक्टिव था वो लेस को हटा दे रहा था, उसकी जगह ले रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें आयंस आपस में चेंज हो जाएंगे और एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा। Such double displacement reactions take place with formation of precipitate, evaluation of a gas और change in color। तो ये कैसे होंगे कि या तो कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा या फिर कोई गैस हमें देखने को मिलेगी या फिर कोई चेंज इन कलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके आयंस चेंज हो गए। आयंस चेंज होने से क्या होता है? आयंस चेंज होने से उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, उनके अंदर केमिकल चेंजेस आ जाते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। BaCl2 बैरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट गिव्स BaSO4 बैरियम सल्फेट प्लस 2NaCl सोडियम क्लोराइड। अब आ गए हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे और एंडोथर्मिक रिएक्शन पे। एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। एनर्जी चेंजेस अकर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस बिकॉज डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जीज आर इन्वॉल्व्ड इन ब्रेकिंग अ बॉन्ड इन रिएक्टेंट्स एंड मेकिंग अ बॉन्ड इन प्रोडक्ट्स। तो हमें एनर्जी क्यों चाहिए? ताकि जो रिएक्टेंट्स हैं उनके बॉन्ड्स या तो टूट सके, जो कि हमें चाहिए था डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, या फिर प्रोडक्ट में बॉन्ड्स बन सके, जो कि हमें चाहिए किसके अंदर? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर। तो जब हम हीट को या तो रिड्यूस करेंगे, या तो हम उसको छोड़ेंगे हीट को, या फिर हम उसको गेन करेंगे, या फिर उसको हम हमारी इक्वेशन के अंदर यूज करेंगे, तो उनको दो टाइप में हमने अब डिवाइड कर दिया, डिपेंडिंग अपॉन वेदर हीट इज इवॉल्व्ड, कि हमने हीट को यूज किया है या फिर हमने हीट को एब्जॉर्ब किया है। इसके तौर पर दो तरह की रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें हीट एनर्जी जो है वो छोड़ी जाती है, तो प्रोडक्ट के साथ हमें हीट देखने को मिलेगी, जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें गर्म हुआ दिखाई दे सकता है। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, रेस्पिरेशन, फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट फ्रॉम वेजिटेबल मैटर, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस के एग्जांपल्स हैं। हमसे पूछा जा सकता है कि रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, तो हमें टिक करना होगा एक्सोथर्मिक। या फिर पूछा जा सकता है कि जो वेजिटेबल से हमने कंपोस्ट बनाई है वो कैसा रिएक्शन होगा, वो होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद में आती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके अंदर हम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं उनको तोड़कर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। इसके बाद में जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, it is a chemical process in which a substance gains oxygen और loses hydrogen। तो ऑक्सीडेशन में जो सब्सटेंस है हमारा, या तो उसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ जाएगी या फिर जो हाइड्रोजन थी उसके अंदर उसको वो लूज कर देगा, अब उसके अंदर हाइड्रोजन नहीं बचेगी। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहां पर हो रहा है? जब एलिमेंट में ऑक्सीजन जुड़ गया तो उन्होंने एक ऑक्साइड बना दिया और इसको हमने कह दिया ये हुई है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। CS + O2 गिव्स CO2।
तो इसके अंदर क्या हुआ कि O2 अब इस कार्बन के अंदर जुड़ गई है और एक ऑक्साइड बन गया जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद में हमारे पास आता है रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या होता है, ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस में या तो हाइड्रोजन गेन हो जाएगी कि हाइड्रोजन जुड़ जाएगी उसके अंदर, या फिर जो ऑक्सीजन है वो उससे हट जाएगी, लूज हो जाएगी ऑक्सीजन। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। 2NH3 + 3Cl2 गिव्स N2 + 6HCl। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमें हाइड्रोजन मिल गई इसके अंदर।